Assalamu alaikum everyone. The topic which I am going to present is cell division and inheritance. For studying inheritance, जो बेसिक चीज़ है जिसके मतलब पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है हेरिडिटरी मटेरियल। और अगर हेरिडिटरी मटेरियल की बात की जाए तो कलेक्टिव फॉर्म में अगर आप इसे स्टडी करें तो वो एक क्रोमोसोम ही है। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, बट अगर आप क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लें तो तमाम वो मटेरियल जिसे आप हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं उसके मतलब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट थिंग आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर नजर आती है, जो आप कह सकते हैं कि ये रिलेटेड टू इनहेरिटेंस है, वो है इसका डीएनए। What is DNA? DNA stands for deoxyribonucleic acids. It's a nucleic acid which has hereditary nature. और अगर आप बात करें तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, जो ट्रांसफर हो सकता है नए सेल्स में या न्यूली फॉर्म सेल्स के अंदर। और डीएनए अकेला नहीं, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स हैं, ये मिलके क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर बनाती हैं बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसके अलावा जीन्स नेक्स्ट मटेरियल आप देखते हैं। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर बेसिक फंडामेंटल और कार्डिनल यूनिट ऑफ एनी सेल्स इनहेरिटेंस। आप कह सकते हैं जीन्स वो एक्टिव एंटिटीज हैं जो ट्रांसफर होती हैं एक सेल से दूसरे न्यूली प्रोड्यूस सेल में। और इनका काम क्या है? इनका बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है नई प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के अंदर। और प्रोटीन प्रोड्यूस करना किस तरह इंपॉर्टेंट है? आपकी बॉडी के बहुत ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन है। मिसाल के तौर पे इंजाइम्स, इंजाइम्स के बगैर आपके रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपके बहुत से हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा जो मेजर जो पार्ट है वो प्रोटीन के ही का ही मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद है, आपकी सेल वॉल के अंदर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो कोई भी नया कैरेक्टर इवॉल्व तब ही होता है जब जीन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए कोडिंग करने, उसके लिए उसके लिए आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो ये है कि जीन्स किस टाइम ट्रांसफर होते हैं। तो व्हेन अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड, तो जीन्स भी अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, आधे एक सेल में चले जाते हैं और आधे दूसरे सेल में चले जाते हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही पॉसिबल होती है। नेक्स्ट चीज है जी क्रोमाटिन। अगर आप क्रोमाटिन का वर्ड को देखें तो ये क्रोमोसोम से मिलता जुलता है। एक्चुअली क्रोमाटिन आर क्रोमोसोम्स, बट ये जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, आप कह सकते हैं कि आफ्टर वन डिवीजन या द टाइम बिटवीन टू सेल डिवीजन, जो क्रोमोसोम है इसके दरमियान की क्वाइलिंग जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है और ये बिल्कुल थ्रेड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। सेल के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होता है। इस फॉर्म में क्रोमोसोम्स को जब वो क्वाइल्ड नहीं है, उसके अंदर क्वाइलिंग बिल्कुल नहीं है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सेल के अंदर डिस्पर्स है, उसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटिन। बेसिकली जो स्ट्रक्चर क्रोमाटिन का होगा वही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा। तो क्रोमाटिन की फॉर्मेशन के लिए डीएनए और कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं विच आर कॉल्ड हिस्टोन्स। ये ना ओवरऑल ढेर सारी प्रोटीन्स हैं, या हिस्टोन्स की अगर आप कहें तो देखने में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन एनी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाटिन। तो अब ये देख लेते हैं कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स किस तरह से असेंबल होती हैं और क्रोमोसोम बनाती हैं। बेसिकली डीएनए और प्रोटीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिल के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं और फिर रिस्पॉन्सिबल हैं ये प्रॉपर डीएनए की एक्टिविटी को शो करने के लिए। जो बेसिकली डीएनए का काम है, हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब ये किसी ऐसे स्ट्रक्चर में अपने आप को असेंबल करे या ऑर्गेनाइज करे कि ये ट्रांसफर हो सके नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो क्रोमोसोम ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए डीएनए का किसी एक खास स्ट्रक्चर में आना जरूरी है जो कि प्रोटीन के साथ मिलके ही पॉसिबल है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिस्टोन्स जो हैं इनकी 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इनका नाम बताऊं तो H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो हमने स्टडी करनी है या जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनमें से जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये मिलके, अभी अगर मैं 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम लूं तो इसमें हिस्टोन का H1 के अलावा जितनी भी हैं H2A, H2B,
H3 एंड H4, ये 4 डिफरेंट टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन्स के जो कह लें कि दो इनके कह लें कि पार्टिसिपेंट्स आते हैं और मिलके 8 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कोर पार्टिकल कहते हैं। एक हिस्टोन इसमें मिसिंग है जिसे हम H1 कहते हैं, और ये H1 हिस्टोन जो है ये बेसिकली एक लिंकर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती है, और इसका काम क्या होता है, डीएनए को लिंक करवाना होता है इस कोर पार्टिकल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोसोम। ये हिस्टोन का स्ट्रक्चर प्लस डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि एक जो नलकी होती है उसका अगर दरमियान में आप देखो तो एक उसके दरमियान में एक नलकी का जो ठोस एक पार्टिकल होता है, या आप कह लें ठोस एक हिस्सा होता है जिसके ऊपर थ्रेड जो है वो वाइंडिंग फॉर्म में मौजूद होता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी डीएनए रैप होगा अराउंड दिस कोर पार्टिकल, जैसे पत्थर के ऊपर अगर आप धागा लपेटें या कुछ इस तरह, सेम उसी वे में। और इस कम्बिनेशन को, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के इस कम्बिनेशन को हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब ये जो लिंकर प्रोटीन है इसका क्या काम है, लिंकर प्रोटीन का काम न्यूक्लियोसोम बनाने में तो बिल्कुल नहीं है, बट डीएनए को प्रॉपरली इसके ऊपर वाइंड रखने के लिए और दो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में कह लें कि उसका दरमियान में प्रॉपर एक गैप रखने के लिए, और एक नया न्यूक्लियोसोम बनाते वक्त डीएनए कहीं पिछले न्यूक्लियोसोम के ऊपर से उतर ना जाए, इस सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए एक खास तरह की प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन बेसिकली डीएनए को इंटैक्ट रखती है, इसके स्ट्रक्चर को, या न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखती है, अदरवाइज न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन में इसका कोई खास काम नहीं है। और ये H1 प्रोटीन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन है। नेक्स्ट चीज आ जाती है क्वाइलिंग एंड सुपर क्वाइलिंग। जब ये न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं तो ये तमाम न्यूक्लियोसोम एक सिलेंडर सी की फॉर्म में जमा हो जाते हैं और क्वाइलिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डीएनए क्वाइल होता है सबसे पहले, और उसकी फिर रिक्वाइलिंग होती है। जैसे आपने अगर कभी फोन का रिसीवर को देखा हो, उसके एंड पर एक तार लगी होती है, जिस तरह से इसके अंदर कर्ल या वाइंडिंग होती है, सेम इस तरह की डीएनए की भी सुपर क्वाइलिंग होती है। इस चीज को मैं डायग्राम से नेक्स्ट क्लियर भी कर दूंगी। और इस क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग के रिजल्ट में जो क्रोमाटिन मटेरियल के जो लंबे लंबे धागे होते हैं, ये कंडेंस होते चले जाते हैं, थिक होते जाते हैं, साइज में जरा छोटे होते चले जाते हैं, और एक प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं क्रोमोसोम जैसी। ठीक है, और ये कब होता है, जब सेल जो है तैयार हो रहा होता है माइटोसिस या मियोसिस करने के लिए, मतलब सेल डिवीजन के लिए जब सेल तैयार हो रहा होता है, तो यही उलझे हुए जो क्रोमाटिन के धागे पतले पतले से हैं, ये कंडेंस होके थिक होके साइज में छोटे भी हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक डायग्राम है न्यूक्लियोसोम की। इसके अंदर दरमियान में जो आपको चार डिफरेंट तरह की हिस्टोन प्रोटीन के 8 छोटे छोटे से बॉल्स नजर आ रहे हैं। फ्रंट वाले दो बॉल्स ऊपर वाले H2A हैं और नीचे वाले H3 के हैं। इसी तरह बैक साइड वाले जो आपको बॉल नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले H2B हैं दोनों बॉल्स, और नीचे वाले H4 हैं। ये चार डिफरेंट तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स के 8 जो है प्रोटीन्स के जो एलिमेंट्स हैं इकट्ठे हुए पड़े हैं। और इनके इर्द गिर्द जो आपको वायर सी नजर आ रही है, दैट इज डीएनए हेलिक्स। और ये जो लंबी आपको प्रोटीन नजर आ रही है, दैट इज H1 हिस्टोन 1, एंड दिस इज द लिंकर प्रोटीन। ये वाली जो डायग्राम अब आप लोगों के सामने मैंने रखी है, इसके अंदर आपको बाकायदा अगर आप ऊपर से अपर लेफ्ट कॉर्नर से देखना स्टार्ट करें तो ऊपर क्रोमोसोम्स का आपको एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसमें क्रोमोसोम थिक फॉर्म में मौजूद हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में मौजूद हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद हैं। इनका एक छोटा सा पीस लेके यहाँ पर आपको उसका एक मैग्नीफायर सा इमेज दिखाया जा रहा है, जिसमें सुपर क्वाइलिंग दिखाई जा रही है क्रोमोसोम के अंदर। ये जिस तरह एक स्प्रिंग का स्ट्रक्चर होता है उसी का तरह का स्ट्रक्चर है। और फिर एक छोटा सा बॉक्स इसके ऊपर जो बना हुआ है, इसको फिर अगर आप जूम इन करके देखें तो उसमें भी नजर आ रहा है कि एक कॉइल के इर्द गिर्द कैसे फिर फर्दर आगे कॉइलिंग हो रही है, सुपर कॉइलिंग हो रही है। और फिर एक इसका एक थ्रेड सा या इसका एक फाइबर निकाला गया और उसको फर्दर और मैग्नीफाई किया जा रहा है, जिससे आपको ये स्ट्रक्चर इसका क्लियर नजर आ रहा होगा, जहां पर डीएनए और हिस्टोन की अरेंजमेंट नजर आ रही है न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। ढेर सारे न्यूक्लियोसोम मिले हुए हैं सिलेंडर की फॉर्म में, और फर्दर इसको फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके नीचे दिखाया जा रहा है। दरमियान में लिंकर प्रोटीन भी है, कोर पार्टिकल भी दिखाया जा रहा है, और फिर फर्दर डीएनए के हेलिक्स को भी क्लियर करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डीएनए हेलिक्स की फॉर्म में मौजूद होता है।
इस डायग्राम में ओवरऑल सारा एक मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है कि किस तरह सिंपल से कम्प्लेक्स की फॉर्म में डीएनए अरेंज हो रहा है, कि सिंपल डीएनए हेलिक्स कोर प्रोटीन्स के साथ या हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलके कह लें न्यूक्लियोसोम्स बना रहे हैं। फिर ये न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होने के बाद क्वाइलिंग की फॉर्म में अगर आप देखो पहले एक सिंपल क्वाइलिंग है, फिर सुपर क्वाइलिंग है, और एट द एंड फिर क्रोमोसोम बन रहे हैं। इस तरह से क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर अरेंज होता है, और एक बड़ा जो क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर है, जो पतला सा और काफी लंबा सारा डिस्पर्स्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर मौजूद है, वो इसी तरह से क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग के रिजल्ट में छोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर होता है। आपकी बॉडी में ढेर सारा क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, लेकिन तमाम का तमाम क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इक्वली एक्टिव नहीं होता। कुछ मटेरियल या कुछ जीन्स कुछ खास सेल्स में एक्टिवेट होते हैं और दूसरे सेल्स में एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, या कुछ जीन्स आपके अंदर ऐसे होते हैं जो आफ्टर पुबर्टी, जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपके अंदर एक्टिवेट होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तब आपके अंदर एक्टिवेट नहीं होते, और इसी तरह कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी वक्त के साथ साथ स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं आपकी स्किन के सेल्स की, आपको एग्जांपल दूं, और आपके पेनक्रियाज के सेल की बात करूं, तो पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड और इसके अंदर इंसुलिन भी प्रोड्यूस होती है। अब अगर मैं कहूं कि आपके बॉडी के हर सेल के पास एक ही तरह के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो जाहिर है हर तरह का जीन आपके हर सेल के अंदर मौजूद होगा। तो आपके स्किन के सेल्स जो हैं इनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो इंसुलिन रिलीज करें, और आपके पेनक्रियाज के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो स्वेट प्रोड्यूस करें। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जैसे जीन होने के बावजूद दो डिफरेंट जगहों के जो सेल हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं? तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी बॉडी के हर सेल के पास नो डाउट के 46 क्रोमोसोम्स भी मौजूद हैं, और हर सेल के ऊपर एक ही जैसे जीन्स भी मौजूद हैं, लेकिन हर जगह हर जीन एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है। आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में या कुछ हिस्सों में कुछ खास जीन्स एक्टिवेट होते हैं, और दूसरे हिस्सों में कुछ दूसरे जीन्स जो हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। इसी तरह कुछ जीन्स आपके अंदर किसी खास एज के अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं। तो यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं। हेट्रोक्रोमैटिक रीजन पहले यहाँ पे देख रहे हैं, इनको हम हेट्रोक्रोमाटिन्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर ढेर सारे जीन्स मौजूद हैं। वो जीन्स जो किसी खास जगह पर, मतलब उस क्रोमोसोम के अंदर, उस खास सेल के अंदर जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस से हम ये बात कर रहे हैं, वो जीन्स जो इस सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं होंगे, उन जीन्स की जो क्वाइलिंग या सुपर क्वाइलिंग है, ये भी हमेशा इंटैक्ट रहेगी, या ये सुपर क्वाइलिंग जो है ये खुलेगी नहीं। वो इस पोर्शन के अंदर उनकी सुपर क्वाइलिंग रहने की वजह से ये जीन्स जब खुलेंगे नहीं, इनकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकेगी, और फर्दर ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगी। तो वो मटेरियल जिसने एक्टिव नहीं होना, उसका आगे से उसके अंदर सेंट्रल डॉगमा भी सारे का सारा जो है वो रन नहीं करना। तो इसके रिजल्ट में जब इसको स्टेन करेंगे, तो ऐसा पोर्शन जो इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, वो डार्क कलर में सामने आएगा स्टेनिंग के बाद, क्योंकि उसकी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग जो है वो रिलैक्स नहीं हो रही। क्यों रिलैक्स होती है क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग? इसलिए ताकि क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है उसकी प्रॉपर सबसे पहले रेप्लिकेशन हो, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो, और फिर एट द एंड सेल के अंदर जाके साइटोप्लाज्म में जाके उसकी ट्रांसलेशन हो। लेकिन जिस मटेरियल ने या जिस हिस्से ने कह लें कि उसके जिसके उस हिस्से में जहाँ पर जीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, या जिस हिस्से के जीन्स ने एक्टिवेट नहीं होना, उस हिस्से की जो क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग है वो भी फिर खुलती नहीं है, वो उस जगह पर बंद रहती है। और बंद रहने की वजह से, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कंडेंस रहता है, बाकी रिलैक्स हो जाता है, तो उस जगह पर जब स्टेनिंग करेंगे तो वो डार्क कलर में अपीयर होगा, एंड दैट पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमैटिक रीजन। इसी तरह एक और रीजन है जिसे हम यूक्रोमैटिक रीजन कहते हैं। ये वो रीजन है जिसने एक्टिवेटेड होना है। इसी क्रोमोसोम के रेफरेंस से बात कर लेते हैं जिसकी हमने पहले बात की। इसका वो रीजन जिसपे ऐसे क्रोमोसोम मौजूद होंगे जिन्होंने एक्टिव होना है, जिन्होंने आगे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, वहां पर इसकी क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग रिलैक्स हो जाएगी, और वहां की रेप्लिकेशन भी होगी, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, और फर्दर उससे ट्रांसलेशन भी होगी। और ये रीजन जब स्टेन करेंगे तो ये डार्क कलर में नहीं, लाइट कलर में अपीयर होगा। तो ऐसे रीजन को हम यूक्रोमैटिक रीजन कहते हैं।
आफ्टर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आती है क्रोमोसोम्स की टाइप्स या कितनी काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। जब आप यूकैरियोटिक सेल्स में ओवरऑल बात कर लेते हैं, एक बड़े पैमाने पे देखते हैं, तो आपको दो तरह के क्रोमोसोम नजर आते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। ये बड़ी कैटेगरीज में हम दो हिस्सों में क्रोमोसोम्स की जो मेनली दो बड़ी टाइप्स हैं, इसमें पहली टाइप है सेक्स क्रोमोसोम्स। व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे तमाम क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वेदर इट्स अ फीमेल और इट्स अ मेल, मेल और फीमेल में ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स की वजह से ही मेल के अंदर मेल वाले कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं या मेलनेस प्रोड्यूस होती है, और फीमेल जो है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज ऑटोसोम्स, और अदर देन सेक्स क्रोमोसोम ऑल अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। दोनों सेक्स के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों जेंडर्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स एक ही जैसे मौजूद होते हैं। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज अ हॉट इशू अमंग साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इसके मतलब बड़े स्किप्टिक नेचर रखते हैं, और वो बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे कि वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से किसी भी स्पीशी के अंदर जेंडर जो है वो डिटरमाइन होती है। 20th सेंचुरी के इब्तदा में साइंटिस्ट ने इस पर अपना काम स्टार्ट किया और डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप किए, जिन्हें स्टडी करके हमें एक्चुअली पता चलता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी स्पीशी के अंदर मेलनेस और फीमेलनेस प्रोड्यूस करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। तो जो सबसे पहला सिस्टम इवॉल्व हुआ वो XO सिस्टम है। बेसिकली साइंटिस्ट का गोल था कि कोई ऐसा जेनेटिक एविडेंस उनके हाथ लगे जिसकी वजह से पता चले कि एक्चुअली वो कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो पहला मॉडल ऑर्गेनिज्म इसके लिए इस्तेमाल हुआ था वो था प्रोटीनोर बग। ये एक इंसेक्ट है। इसके ऊपर काम करके एक्सओ सिस्टम इवॉल्व हुआ। ये बड़ा सिंपल एक सिस्टम है। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सिस्टम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेक्सुअल क्रोमोसोम की बात हो रही है, एक सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, वन काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं। ये जो ओ का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये डिनोट्स फॉर जीरो, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम तो मौजूद है, दूसरा जो ओ है इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। बहरहाल साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स को कलेक्ट किया, प्रोटीन और बग के मेल और फीमेल के गैमीट्स को कलेक्ट किया। जब इनको स्टेन किया गया तो बड़े कह लें कि ज़बरदस्त से रिजल्ट सामने आए कि फीमेल के जितने भी क्रोमोसोम्स थे, जितने भी जो सेल्स थे, गैमीट्स थे, उनके अंदर सारे के सब सबको जब स्टेन किया गया तो सब एक ही तरह के अपीयर हुए। सबके अंदर डार्कली स्टेन्ड क्रोमोसोम मौजूद थे। बट जब मेल के गैमीट्स को स्टेन किया गया तो हमें दो तरह के इसमें रिजल्ट्स नजर आए। कुछ गैमीट्स ऐसे थे जिनके अंदर डार्कली स्टेन्ड क्रोमोसोम्स मौजूद थे, ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक्स की फॉर्म में मौजूद था। क्योंकि इस चीज से आप सब वाकिफ हैं कि गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल्स के जो गैमीट्स थे उनमें से आधे गैमीट्स ऐसे थे जिनके पास डार्कली स्टेन्ड एक्स क्रोमोसोम मौजूद था, लेकिन कुछ गैमीट्स ऐसे थे जिनके अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स तो डार्कली स्टेन्ड थे, बट जो सेक्स क्रोमोसोम था उसकी जगह खाली थी, वहां पर कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं था। ये चीज बड़ी शॉकिंग थी साइंटिस्ट के लिए। इससे उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। लेकिन उन रिजल्ट निकालने से पहले उन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेल्स की बॉडी के सोमैटिक सेल लिए, अदर देन गैमीट्स। जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो उन्होंने मेल्स की बॉडी के या प्रोटीन और जो बग है उसके मेल की बॉडी का जो सेल लिए उसके अंदर इन्होंने जब उसको स्टेन किया तो इनको पता चला कि इनके पास जो सेल है उनमें टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फीमेल की निस्बत एक कम है। इनके पास सेक्स क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं है, सिंगल सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है। हालांकि अगर आप फीमेल को देखें, फीमेल के जब सोमेटिक सेल्स को देखा गया तो उसमें पता चला कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम मौजूद है या पेयर की फॉर्म में सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है। अ, इसी तरह इस चीज से कुछ साइंटिस्ट ने रिजल्ट कहने इवॉल्व किए, वो ये थे कि स्पर्म्स जो हैं उनमें से हाफ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनके पास एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा,
और हाफ स्पर्म ऐसे होंगे जिनके पास किसी किस्म का कोई एक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। जबकि जो फीमेल है वो तमाम के तमाम ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम लाजमन मौजूद होगा। अच्छा, अब ये तमाम जो पैटर्न आपके सामने मैंने रखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये पैटर्न ये बताता है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है मेल के ऐसे गैमीट की फीमेल के गैमीट के साथ जिसके पास एक एक्स मौजूद है, तो नेक्स्ट जनरेशन में एक डबल एक्स वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो ऑब्वियस सी बात है एक फीमेल होगी। और अगर मेल का ऐसा स्पर्म जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, उसकी फीमेल के गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा जिसके पास एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि वो एक, ये एक पैटर्न नजर आ रहा है जिसके अंदर एक प्रोटीनोर बग है, और इस प्रोटीनोर बग की फीमेल और मेल दिखाया जा रहा है। फीमेल के पास एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास एक्स ओ, मतलब एक एक्स मौजूद है और दूसरा कोई या उसका अलील जो है वो मौजूद नहीं है। फीमेल के जब ये सेल्स आगे डिवाइड होंगे एग्स में, गैमीट्स में, तो दोनों गैमीट्स के पास एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे। जबकि मेल के जो दो गैमीट्स बन रहे हैं उनमें आप देख रहे हैं एक स्पर्म के अंदर एक्स लिखा हुआ है और दूसरा स्पर्म अंदर से खाली है। इसका मतलब ये है कि एक गैमीट जो है वो तो सेक्स क्रोमोसोम रखता है, लेकिन दूसरा गैमीट जो है वो खाली है, उसे आप नलो गैमीट कहेंगे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिखाई हुई हैं। इफ फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइज्ड विद गैमीट्स हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तो नेक्स्ट जनरेशन में एक डबल एक्स वाला जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस होगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आगे एक फीमेल डेवलप होगी। लेकिन अगर फीमेल का गैमीट नलोगैमीट से फर्टिलाइज होगा, तो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन नजर आ रही है इसमें एक सिंगल एक्स वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, और दैट विल बी अ मेल। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट सिस्टम जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बड़ा पॉपुलर है और हमारे लिए इंटरेस्टिंग इस तरह से भी है कि ये हमारे अंदर भी मौजूद है, इसे हम एक्स वाई सिस्टम कहते हैं। नाम से जाहिर है इसमें दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। यहाँ पर आप एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई दोनों के अंदर एक्स वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मौजूद है। दो डिफरेंट तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे अंदर मौजूद हैं। तो बहरहाल अगर आप देखो तो इसमें मेल और फीमेल जो है इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है। जो पिछला आपने एक्स ओ सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट है, मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। अगर मेल के पास 46 क्रोमोसोम है या पेयर की फॉर्म में सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है, तो फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम है और पेयर की फॉर्म में ही सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्रोमोसोम्स की टाइप का डिफरेंट है, एक अगर एक्स है तो दूसरा वाई है। तो यही चीज है, मेल और फीमेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बट इनकी टाइप जो है वो डिफरेंट है। मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और गैमेटिक का मतलब गैमीट्स, क्योंकि मेल के पास जो पेयर है वो एक्स और वाई का है। इस पेयर के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स की टाइप डिफरेंट है। तो मेल के हाफ गैमीट्स जो होंगे वो एक्स के होंगे और हाफ गैमीट्स जो होंगे वो वाई के होंगे। और जो फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक है, इसके पास दोनों पेयर में जो क्रोमोसोम है वो दोनों सेम है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल होमोगेमेटिक होगी, इसके तमाम के तमाम गेमीट्स एक ही जैसे होंगे। अब इस तरह की सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम कहते हैं जी इस तरह की सिचुएशन में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे? इस छोटे से एक फिगर से ये चीज बड़े अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। ऊपर की तरफ मैंने स्पर्म्स और नीचे साइड की तरफ मैंने एग्स को दिखाया है। स्पर्म्स दो तरह के हैं, एक्स और वाई, और एग्स जो है वो सारे एक्स की टाइप के होंगे। सपोज अगर एग जो है इसको स्पर्म का ये एक्स वाला गैमीट फर्टिलाइज करेगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा? एक्स एक्स। नेक्स्ट जनरेशन में इससे फीमेल प्रोड्यूस होने के चांस हैं। इसी तरह अगर स्पर्म वाई वाला स्पर्म जो है वो फीमेल को, क्योंकि एग तो सब के सब एक्स वाले ही हैं, फीमेल के स्पर्म सॉरी फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है अगर स्पर्म वाई वाला, तो चांसेस क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में मेल प्रोड्यूस होगा। इस तरह से इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि मेल का भी 1% चांस है और फीमेल का भी 1% चांस है। तो इस सिचुएशन में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि हमारे यहाँ अमूमन माशरे में खवातीन को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है
कि नेक्स्ट जनरेशन में बेटी है या बेटा है, एक्चुअली ये मेल जो है इनका उनकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन की जेंडर जो है वो डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट सिस्टम जो हमने देखना है दैट इज कॉल्ड ZW सिस्टम। एक चीज जो इन दोनों सिस्टम्स में कॉमन है वाई XY और ZW सिस्टम में, वो ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं, सिर्फ टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। ह्यूमन और फ्रूट फ्लाइज के अंदर हमने XY सिस्टम पढ़ा है, Z और W हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको दो डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, Z और W। अब ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट ऐसे है कि इसमें जो फीमेल है दैट इज हेट्रोगेमेटिक। हमारे यहाँ फीमेल क्या होती है? होमोगेमेटिक होती है। इनकी फीमेल के अंदर दो डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम मौजूद होंगे, एक Z और दूसरा W। जबकि इनका जो मेल है वो होमोगेमेटिक है, उसके अंदर दोनों गैमीट सेम तरह के होंगे। जेड जेड उनके पास पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम है, और जब ये गैमीट बनाएंगे तो दोनों गैमीट इनके पास सेम तरह के बनेंगे। तो इन दिस केस फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप ये ऊपर वाली फिगर जो यहाँ पे मैंने बनाई है, इसी जगह पर अगर आप जेड और डब्ल्यू को पुट करके देख लें, एग को आप ऊपर की तरफ और स्पर्म्स को आप साइड की तरफ रख के देख लें, तो आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे। सिर्फ जो चीज यहाँ पर डिफरेंट है वो क्या है कि इस जगह पर क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, तो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दी सेक्स ऑफ नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, सेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है, अदरवाइज हमारे यहाँ और इनके यहाँ जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े से इस हिसाब से सेम है कि नंबर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि क्रोमोसोम से रिगार्डिंग है, इसे हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के मतलब बात करना चाहेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी एक सिंगल स्पीशी के अंदर अगर हम देखें तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं। लेकिन हम जब दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल तमाम ह्यूमन बीइंग चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करते हों, सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। इसी तरह अगर आप कंपेयर करो किसी ह्यूमन को किसी फ्रॉग के साथ, तो आप देखोगे तमाम फ्रॉग आपस में तो उनका क्रोमोसोमल नंबर सेम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से उनका क्रोमोसोमल नंबर डिफरेंट होगा, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट और आपके अंदर डिफरेंट होगी। इसी तरह जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम के नंबर की बात करते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी अक्सर सुनने में आती है दैट इज कॉल्ड पोलॉइडी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज पोलॉइडी। तो बेटे कुछ बातें यहाँ पर क्लियर करने की हैं, वो क्या है कि एक चीज होती है क्रोमोसोमल नंबर। अगर हम आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके अंदर 46 है एक सेल के अंदर। लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं अकेले अकेले सिंगल सिंगल फॉर्म में नहीं, ये अमूमन पेयर की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस जरूर होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स जब पेयर की फॉर्म में रहेंगे तो आपके पास टोटल 23 पेयर्स होंगे जिनके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपके एक सेल के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स हैं। और अगर आप टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो आपके पास 23 ही टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, एक टाइप के दो क्रोमोसोम्स आपके पास मौजूद हैं, तभी वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो आपके पास दो कंप्लीट सेट बन रहे हैं, जो 23 के दो सेट्स बन रहे हैं जो आपस में मिले हुए हैं, जिनकी वजह से टोटल 46 क्रोमोसोम बन रहे हैं, इसमें से हर सेट को आप कहोगे कि ये एक कंप्लीट सेट है, 23 का एक कंप्लीट सेट है। इससे आप कहोगे कि ये क्या है, बेसिकली सेल की पोलॉइडी है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास जितने नंबर ऑफ सेट होंगे उसकी पोलॉइडी को हम उस हिसाब से ही आगे से आगे बताएंगे कि क्या बनती है। तो बहरहाल नंबर ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को आप पोलॉइडी कहोगे। और क्रोमोसोम्स जो है ये भी बता दिया कि सेट्स की फॉर्म में मौजूद हैं, और इनके जो हर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट जो स्पीशीज से बिलोंग करता है उसके पास उसकी पोलॉइडी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, या उसके पास सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इस पोलॉइडी को हम एन फिगर जो एन का एक कह लो वर्ड है, इससे हम इसको लेटर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन जो है इसकी वजह से नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो है ये पता चलते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम जो फर्दर देखेंगे वो है डाइप्लॉइड। ये पोलाइडीज ही हैं डिफरेंट तरह की। डाइप्लॉइड का मतलब डाई का मतलब दो और पोलाइड का मतलब सेट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास टोटल दो सेट्स मौजूद हों क्रोमोसोम्स के, उन्हें आप डाइप्लॉइड कहते हैं। जैसे ह्यूमन, मोस्ट एनिमल्स हैव टू सेट्स, या आप कह सकते हो टू एन क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स के सेट मौजूद हैं।
तो इसीलिए मोस्टली ऑर्गेनिजम्स डायप्लॉइड होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। हैप्लॉइड क्या होते हैं? हैप्लॉइड ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे या ऐसे सेल होंगे जिनके पास क्रोमोसोम्स का एक ही सेट मौजूद होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप ह्यूमन बीइंग के अंदर देखो बेटे, तो आपके गैमीट्स जो हैं, एग और स्पर्म्स जो हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। मोस्टली एनिमल्स के जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इन्होंने फिर फर्दर दोबारा मिलके फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनसे एक डायप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो हैप्लॉइड जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स ऐसे या तमाम ऐसे सेल्स जिनके पास वन सेट या वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, उन्हें आप हैप्लॉइड कहोगे। ठीक है, इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड। पॉली का मतलब होता है मैनी। अगर किसी सेल के पास या किसी ऑर्गेनिजम्स के पास, हम अगर सेल के लेवल पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे तमाम सेल्स जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा सेट मौजूद होंगे क्रोमोसोम्स के, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? वो है पॉलीपोलाइड। ठीक है, तो एनिमल्स के अंदर ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी देखने को मिलती है, रेयर है, जैसे कुछ ब्राइन श्रिम्प्स हैं, कुछ स्नाउट बीटल्स हैं, कुछ फ्लैटवर्म्स हैं, और कुछ बग्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बाज औकात डायप्लॉइड नंबर से भी ज्यादा कह लें कि क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। बट अगर आप प्लांट्स के लेवल पर बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये कोई बुरी चीज नहीं है, उनके अंदर पॉलीपोलाइडी जो है वो उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी एक साइन है। बहरहाल पॉलीपोलाइडी एनिमल के केस में अगर हम देखें तो ये चंद जो एग्जांपल्स हैं, इनके अलावा जहां पे भी आपको पॉलीपोलाइडी नजर आएगी तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंट सिंड्रोम्स जनरेट हो सकते हैं, तो ये इंटरफेयर करती है हमारे प्रॉपर जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसके साथ। हाँ जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाज औकात पॉलीपोलाइडी देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल के केसेस में वो भी बहुत कम है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे। इस टॉपिक में अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन टॉक मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।